हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 16 त्रिविम रसायन से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले सेशन में मैं आप लोगों को बता रहा था सापेक्ष एवं निरपेक्ष विन्यास के बारे में। मैंने आपको बताया था कि एक वैज्ञानिक थे रोजनाफ, और रोजनाफ ने सबसे पहले ग्लिसरैल्डिहाइड को मानक मानकर विभिन्न यौगिकों के विन्यास निर्धारित करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि यदि OH समूह ग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर जो OH समूह है, यदि वो दाईं ओर है तो इसे D विन्यास कहा जाएगा, और यदि वो बाईं ओर है तो उसे L विन्यास कहा जाएगा। ये उन्होंने अपनी स्वेच्छा से माना था, अपनी इच्छा से उस चीज को उन्होंने माना था। और इस प्रकार से उस समय जितने भी यौगिक ज्ञात थे जो उस प्रकार की संरचना D ग्लिसरैल्डिहाइड या L ग्लिसरैल्डिहाइड के समान संरचना रखते थे, उन सभी का विन्यास उसी से दिया गया। अब बाद में क्या हुआ उस चीज को अपन यहाँ पर देख लेते हैं। यानी कि सापेक्ष विन्यास के बारे में अपन पहले बात कर चुके थे, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब किसी यौगिक को मानक मानकर उसके सापेक्ष किसी दूसरे यौगिक का विन्यास बताया जाए तो उसे सापेक्ष विन्यास अपन कहते हैं। अब आगे क्या हुआ देखो, सन 1950 में एक्स किरण क्रिस्टलोग्राफी तकनीक विकसित हुई। कौन सी तकनीक विकसित हुई? एक्स किरण क्रिस्टलोग्राफी तकनीक विकसित हुई। और ये जो तकनीक थी, इस तकनीक के माध्यम से एक वैज्ञानिक और हुए हैं, नाम है बिजओएट। इन बिजओएट नामक वैज्ञानिक ने इस तकनीक के माध्यम से जब यौगिकों का अध्ययन किया, यौगिकों के विन्यास का अध्ययन किया, तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि ग्लिसरैल्डिहाइड के जिस रूप को रोजनाफ द्वारा D विन्यास माना गया था ना, यानी कि ग्लिसरैल्डिहाइड के जिस रूप को इस रोजनाफ के द्वारा D विन्यास माना गया था, अपनी इच्छा से उन्होंने माना था, इस D विन्यास को जो माना गया था वो वास्तव में D विन्यास ही था। यानी कि इन्होंने बिजओएट ने जब एक्स किरण क्रिस्टलोग्राफी तकनीक से इन यौगिकों के विन्यास का अध्ययन किया तो इन्होंने ये पाया कि रोजनाफ जिसको D विन्यास मान रहे थे वो वास्तव में क्या था? D विन्यास ही था। ठीक है, तो जिस विन्यास को अन्य यौगिकों की तुलना करने के लिए सापेक्ष विन्यास के रूप में मानक माना गया था, वही उसका वास्तविक या निरपेक्ष विन्यास था। यानी यहाँ पर क्या होता है कि जिस विन्यास को अपन मानक माने और वही उसका वास्तविक विन्यास निकल जाए, तो इस प्रकार के विन्यास को अपन क्या बोलते हैं? निरपेक्ष विन्यास कहते हैं। ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया था ये बात कि जिस विन्यास को अन्य यौगिकों की तुलना करने के लिए सापेक्ष विन्यास के रूप में मानक माना गया था, यदि वही उसका वास्तविक विन्यास निकल जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? निरपेक्ष विन्यास कहते हैं। ठीक है, अतः D व L के अभिप्राय वही दक्षिण व वाम से लिए गए, परंतु यहाँ पर ध्रुवण घूर्णकता से कोई संबंध इसका नहीं है। यहाँ पर विन्यास को देखने के लिए हमारी नजर जिस ओर घूमती है उसी आधार पर अपन D व L का निर्धारण करते हैं। यानी कि कैपिटल D और कैपिटल L का निर्धारण कैसे करेंगे? कौन सा D विन्यास है, कौन सा L विन्यास है? वो सिंपल सा तरीका है। विन्यास को देखने के लिए हमारी नजर जिस दिशा में घूमेगी उसी दिशा के आधार पर अपन क्या करते हैं? उसका विन्यास निर्धारित करते हैं। जैसे बात करें अपन यहाँ पर, तो लैक्टिक अम्ल में बड़ा समूह जो होता है ना OH, किरेल केंद्र पर उपस्थित जो बड़ा समूह OH होता है, यदि ये OH दाईं ओर होगा, कहाँ पर होगा? दाईं ओर होगा, तो इसे D लैक्टिक अम्ल कहेंगे, और यदि ये बाईं ओर होगा तो इसे L लैक्टिक अम्ल कहा जाएगा। जैसे देखिए आप लोग इस संरचना की अपन बात करें तो इस किरेल केंद्र पर उपस्थित OH समूह को अपन को देखना है। अब संरचना को देखने का तरीका क्या होता है, विन्यास को देखने का तरीका क्या होता है, उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको C1 कार्बन देखना है। क्या देखना है? C1 कार्बन, यानी कि COOH समूह को आपको देखना है। ठीक है, अब इसको देखने के बाद आपको किसको देखना है? OH समूह को देखना है। अब सुनो ध्यान से, जब COOH को देखने के बाद आप लोग OH को देखते हो तो आपकी नजर कहाँ घूमती है? दाईं ओर घूमती है। क्या? बिल्कुल घूमती है दाईं ओर। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? D लैक्टिक अम्ल कहते हैं। और यदि विन्यास को देखने के लिए नजर आपकी कहाँ घूमे? बाईं ओर घूमे, उसे क्या बोला जाएगा? L लैक्टिक अम्ल कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये निरपेक्ष विन्यास की बात अपनी हो गई है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सन 1950 में एक्स किरण क्रिस्टलोग्राफी तकनीक का जब
खोज हुई, जब ये विकसित हुई, तो बिजोएट नामक वैज्ञानिक ने ये देखा कि रोजनाफ ने जिस डी विन्यास को मानक माना था, यानी जिस ग्लिसरैल्डिहाइड के विन्यास को मानक माना था, वही उसका क्या निकला, उस यौगिक का वास्तविक विन्यास निकला। और जब किसी यौगिक को सापेक्ष विन्यास के रूप में मानक माना जाए किसी की तुलना करने के लिए, और वही उसका वास्तविक विन्यास निकल जाए, तो ऐसे विन्यास को अपन निरपेक्ष विन्यास कहते हैं। और इन्होंने इस प्रकार से डी व एल का निर्धारण करने के लिए सिंपल सा तरीका बता दिया है। क्या बता दिया है कि जिस दिशा में अपनी नज़र घूमती है बस वही उसका विन्यास हो जाता है। यदि दाईं ओर घूमती है तो उसे अपन डी बोलेंगे, और यदि बाईं ओर घूमती है तो उसे एल कहा जाएगा। तो ये था मेरे विद्यार्थियों अपने सापेक्ष व निरपेक्ष विन्यास के बारे में संपूर्ण बातें जो मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दी है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये चीज़ तो बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट हो गई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। और अगला टॉपिक अपना आता है रैसिमिक मिश्रण एवं रैसिमीकरण। रैसिमिक मिश्रण एवं रैसिमीकरण, इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। रैसिमिक मिश्रण व रैसिमीकरण की अपन बात करें तो देखो, यदि किसी ध्रुवण घूर्णक यौगिक का ऐसा मिश्रण लिया जाए जिसमें 50% भाग को दक्षिण ध्रुवण घूर्णक हो और शेष 50% भाग वाम ध्रुवण घूर्णक हो, यानी कि ऐसा मिश्रण आपको लेना है, ऐसा मिश्रण आपको दिया गया है जिसमें 50% भाग दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होगा और शेष 50% भाग क्या होगा, वाम ध्रुवण घूर्णक होगा। तो ऐसा मिश्रण ध्रुवण अघूर्णक हो जाता है, यानी कि जब आधा भाग दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, आधा भाग वाम ध्रुवण घूर्णक है, ये दोनों एक ही मिश्रण में हो तो ऐसा पूरा मिश्रण जो होता है वो क्या हो जाता है, ध्रुवण अघूर्णक हो जाता है। और इस मिश्रण को अपन क्या बोलते हैं, रैसिमिक मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अपन ने एक तो लिया डी, यानी कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक, यानी आधा भाग तो है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और आधा भाग क्या है, वाम ध्रुवण घूर्णक है। तो इन दोनों के मिलने से पूरा मिश्रण जो है वो ध्रुवण अघूर्णक क्यों हुआ, इसके बारे में बात करें तो देखो, उदाहरण मैंने यहाँ पर लिया, जैसे लैक्टिक अम्ल जो होता है, इस प्रकार के मिश्रण को, लैक्टिक अम्ल के इस प्रकार के मिश्रण को डीएल लैक्टिक अम्ल कहते हैं। डीएल क्यों लगाया, क्योंकि डी का मतलब होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, एल का मतलब होता है वाम ध्रुवण घूर्णक, दोनों एक ही मिश्रण के अंदर है, इसलिए उसको क्या हो जाएगा, डीएल लैक्टिक अम्ल कहते हैं। अब सुनो ध्यान से, ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित नहीं करता। ये जो मिश्रण है जिसके अंदर दक्षिण ध्रुवण घूर्णक भी है, वाम ध्रुवण घूर्णक भी है, तो ये जो होता है ये आपके समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित नहीं करता है, क्योंकि इसका आधा भाग जो होता है वो डी लैक्टिक अम्ल समतल ध्रुवित प्रकाश को जितना दाईं ओर घुमाएगा, यानी आधा भाग जो होगा इसका डी लैक्टिक अम्ल, वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को जितना दाईं ओर घुमाता है ना, उतना ही शेष आधा भाग एल लैक्टिक अम्ल पुनः समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमा देता है। यानी कि यहाँ पर डी लैक्टिक अम्ल समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को जितना दाईं ओर घुमाता है उतना ही इसमें उपस्थित एल लैक्टिक अम्ल समतल ध्रुवित प्रकाश के तलों का घुमा देता है, बाईं तरफ घुमा देता है, जिससे समतल ध्रुवित प्रकाश के तल में कोई विशेष परिवर्तन देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसी कारण यहाँ पर क्या होगा, जब समतल ध्रुवित प्रकाश के तल में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, आधा भाग जो होता है उसने दाईं ओर घुमाया, आधे ने बाईं तरफ घुमा दिया, पूरी तरह से दोनों क्या हो गए, समायोजित हो गए। तो इस कंडीशन में समतल ध्रुवित प्रकाश के तल में कोई परिवर्तन नहीं आया। जब परिवर्तन नहीं आया तो अपन क्या बोलेंगे कि इस प्रकार शेष आधा भाग जो होता है वो आधे भाग को समायोजित होकर पूरी तरह से ध्रुवण अघूर्णक बन जाता है, और इस प्रक्रिया को अपन बाह्य प्रतिकार कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार की एक और प्रक्रिया अपने पढ़ी थी पहले, आंतरिक प्रतिकार, मेसोटार्ट्रिक अम्ल, आपको याद हो तो वहां पर भी यही कंडीशन थी। मेसोटार्ट्रिक अम्ल में समतल तल उपस्थित था, सममिति का तल उपस्थित था, तो वहां पर क्या आपने देखा था कि वहां पर ऊपर वाला शेष आधा भाग या ऊपर वाला जो भाग होता है वो जितना समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है, उतना ही शेष आधा भाग क्या कर देता है,
बाईं ओर घुमा देता है, तो इससे वो यौगिक भी क्या था, वो यौगिक भी ध्रुवण अघूर्णक हो गया था और वहां पर एक ही यौगिक के अंदर ऐसा परिवर्तन देखने को मिल रहा था, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिकार कहते हैं। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, दो यौगिक, एक तो डी यौगिक है, एक एल यौगिक है, इन दोनों के प्रभाव से पूरा मिश्रण क्या बन गया है, ध्रुवण अघूर्णक बन गया है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य प्रतिकार अपन इसको कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से आप लोग इस चीज को देखेंगे कि यदि किसी ध्रुवण घूर्णक यौगिक का ऐसा मिश्रण लिया जाए जिसमें 50% भाग दक्षिण ध्रुवण घूर्णक हो तथा शेष 50% भाग वाम ध्रुवण घूर्णक हो, तो ऐसा मिश्रण पूरी तरह से ध्रुवण अघूर्णक हो जाता है और इसे रैसिमिक मिश्रण कहते हैं। जैसे लैक्टिक अम्ल के इस प्रकार के मिश्रण को डीएल मिश्रण कहा जाता है, जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित नहीं करता है, क्योंकि इसका आधा भाग डी लैक्टिक अम्ल समतल ध्रुवित प्रकाश को जितना दाईं ओर घूर्णित करता है, इसका शेष आधा भाग एल लैक्टिक अम्ल पुनः समतल ध्रुवित प्रकाश को उतना ही बाईं ओर घूर्णित कर देता है। इस प्रकार आधा भाग शेष आधे भाग द्वारा समायोजित होकर ध्रुवण अघूर्णक बन जाता है और यह प्रक्रिया बाह्य प्रतिकार कहलाती है। तो यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे सर रैसिमीकरण क्या होता है। तो देखो भाई, वो सिंपल सी बात है, वह प्रक्रिया जिसमें डी और एल यौगिक को डीएल यौगिक में बदला जाए या रैसिमिक मिश्रण में परिवर्तित किया जाए। वह प्रक्रिया जिसमें डी व एल यौगिक को मिलाकर क्या बनाया जाए, डीएल यौगिक बनाया जाए या रैसिमिक मिश्रण बनाया जाए, इसे अपन क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को अपन रैसिमीकरण कहते हैं और ऐसी अभिक्रियाएं रैसिमीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये बात अपनी यहाँ पर हो गई है रैसिमिक मिश्रण व रैसिमीकरण अभिक्रियाओं से संबंधित। आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब इसके उदाहरण क्या होते हैं सर, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि सर रैसिमिक मिश्रण बनाते कैसे हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, रैसिमिक मिश्रण बनाने की जो विधि है वो सिंपल सी विधि है, ज्यादा कोई आपको विशेष जो है यहाँ पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सीधा क्या करते हैं अपन, डी यौगिक और एल यौगिक दोनों को अपन बराबर मात्रा में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं सीधे ही, और इसके मिलाने के परिणाम स्वरूप क्या बन जाता है, पूरा मिश्रण ध्रुवण अघूर्णक बन जाता है और इसे ही अपन क्या बोलते हैं, रैसिमिक मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्या रैसिमिक मिश्रण अपन इसको कहते हैं। तो इस तरह से अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि रैसिमिक मिश्रण जो होता है आपका वो किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखो, जैसे उदाहरण अपन यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, और इसमें मैंने आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देखो C6H5 CO CH CH3 CH2 CH3, ठीक है, CH2 CH3। यहां पर आपको देखें ये वाला कार्बन किरेन कार्बन है, ठीक है। अब इसकी हम बात करते हैं तो ये अपन ने क्या ले लिया, D व L, D व L, इसका नाम क्या है, 2-ब्यूटिल फेनिल कीटोन, 2-ब्यूटिल फेनिल कीटोन। ये अपन ने लिया है D व L, 2-ब्यूटिल फेनिल कीटोन, ये चीज अपन ने यहां पर ली है, ठीक है। इसकी क्रिया करा देते हैं अपन किससे, आम्ल से। किससे क्रिया कराएंगे अपन यहाँ पर, आम्ल से क्रिया कराएंगे तो ये DL यौगिक का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, DL यौगिक का निर्माण, ये रैसिमिक मिश्रण का निर्माण ये कर लेगा इस प्रकार से C6H5। देखो परिवर्तन कुछ होता नहीं है, बस यहाँ पर क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा, ठीक है। तो C6H5 CO CH CH3 CH2 CH3, ये आपका किरेन कार्बन है। ये क्या बन गया आपके पास, DL 2-ब्यूटिल फेनिल कीटोन,
तो ये आपके पास यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है DL मिश्रण। तो इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। दूसरा उदाहरण पर ले लेते हैं यहाँ पर। तो देखो CH3 CHOH COOH, इसको तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, ये लैक्टिक अम्ल होता है। D व L लैक्टिक अम्ल आप लोगों को लेना है और इसकी क्रिया करा देंगे अपन किससे, क्षार से। जब अपन क्षार से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर CH3 CHOH COOH, ये अपने पास DL लैक्टिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से अपन क्या बनाते हैं, रैसिमिक मिश्रण का निर्माण यहाँ पर करते हैं। या तो अम्ल से क्रिया करा देंगे या फिर अपन क्या करेंगे, क्षार से क्रिया करा देंगे। तो इसके परिणाम स्वरूप आपके यहाँ पर रैसिमिक मिश्रण का निर्माण हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आप लोग जो है ये जो वीडियो आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं उनको साथ के साथ नोट करते रहें। कहीं पर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry, Physics, Biology, Hindi and English. RBSE 10th. Science, Maths, Social Science, Sanskrit, Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.